हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास 12। उसके बाद हमने देखा था इसकी यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ जो भी रिएक्शन होगी उसकी यूनिट्स क्या क्या होती है। क्या क्या आई थी उसकी यूनिट्स कि मोल, लीटर और सेकंड इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर गैसियस सिस्टम होता है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक के अंदर लेके चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारे पास क्या दे रखा है, C4H9Cl एट टाइम T1 के ऊपर, ये T1 दिख रहा है ना। उसके बाद C4H9Cl एट टाइम T2 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है T1 कहता सेकंड में लिया है, T2 भी हमने सेकंड के अंदर ही लिया है। उसके बाद है हमारे पास आर एवरेज यानी कि रेट है एवरेज इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर। और ये कहता किसके इक्वल है, हमारे पास ये इक्वल है माइनस स्क्वायर ब्रैकेट C4H9Cl T2 यानी कि ये, उसके बाद C4H9Cl T1 यानी कि ये, और T2 माइनस T1 यानी कि इसका टाइम और इसका टाइम माइनस, ये T2 था ये T1 था, इनटू 10 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये कुछ रीडिंग्स दे रखी है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ऐसा नहीं है ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारे पास किसका, C4H9Cl का। जब इसके साथ देखा टाइम के साथ साथ क्या इसमें चेंजेज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन में टाइम T1 के साथ क्या चेंज है, T2 के साथ क्या चेंजेज है, और उसके एवरेज रेट जो आएगा निकल के उसमें क्या चेंजेज है, तो वही जो डाटा है ये सारा वो है। देखिए कैसे कहता, स्टार्टिंग में इसकी जो वैल्यू थी वो थी 0.100, फिर 0.905, फिर 802, 751, 671, 549, 439 और 210। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो T1 के साथ वाली वैल्यू है हमारी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर। ऐसे ही आते हैं हम T2 पे, तो इधर वैल्यू हमारे पास 905 से स्टार्ट हुई, फिर 802, 71, 671, 459, 439, 335 और 017। ऑलमोस्ट ये वाली ही वैल्यू है यहाँ पे अगर ध्यान से देखे जाए तो। इसको छोड़ दो, 100 को 905 था, 905, 802, 802, 741, 741, 671, 671, 549, 549, 349, 349, इनके बीच की अब एक वैल्यू आ गई 335। ठीक है, और फिर इससे भी डिक्रीज होगी तो 017। उसके बाद ऐसे ही टाइम T1 में और ऐसे ही टाइम T2 में, 0 से स्टार्ट करेंगे, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 700। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 50 से, 50, 100, 150, 200, 300, 4, 5 एंड 8। क्लियर। उसके बाद क्या निकालना है हमें, आर एवरेज। अब ये कैसे निकलेगा, पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे, C4H9Cl T2 की यानी कि ये वाली वैल्यू। उसके बाद हम रखेंगे T1 की वैल्यू यानी कि ये 0.100। ठीक है, उसके बाद इसके डिवाइड में क्या रखेंगे, डिवाइड बाय T2 माइनस T1। T2 कितना है 50, माइनस कितना होगा T1 यानी कि 0, तो 50 का 50, इन दोनों के डिवाइड में क्या आ गया 50। ठीक है, इनटू 10 की पावर 4 और इसकी 10 की पावर 4। और उसको जब सोल्व करेंगे, ये हमें करने की इतना ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी आएगी वैल्यू, 1.90, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो 1.90, फिर 1.70, 58, 40, 22, 10, 04 और 0.4। तो ये आपका आर एवरेज निकल के आ गया यहां से। ठीक है, कंप्लीट इस डाटा से। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है ये क्या है, ये जो सारी हमने टेबल बनाई है ये है हमारा एवरेज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड मीन्स C4H9 ब्यूटाइल, Cl मीन्स क्लोराइड। क्लियर। उसके बाद कहता है द एवरेज रेट falls from 1.90 into 10 की पावर 4
टू 0.4 इंटू 10⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहता जो एवरेज रेट है एक रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन का, ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन का, कहता ये 1.90 से स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ तक फॉल हो गया, 0.4 तक। देखिए इनकी मल्टीप्लाई में 10⁴ भी है, वो हमने शो नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ये अकेली ये वाली वैल्यू नहीं है, इनके मल्टीप्लाई में 10⁴, 10⁴, 10⁻⁻4 है, सॉरी। ठीक है, वो ऐसे चलता रहेगा। तो वैल्यू स्टार्ट हुई थी 1.90 से एवरेज रेट की और डिक्रीज होगी 0.4 तक। उसके बाद सो द एवरेज रेट नॉट यूज टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एज इट वुड बी कॉन्स्टेंट फॉर टाइम इंटरवल विच इज कैलकुलेटेड। कहता है अब ये जो एवरेज वैल्यू हमने निकाल दिया, एवरेज रेट हमने निकाल दिया, कहता इस एवरेज वैल्यू से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम आइडिया नहीं लगा सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा। ठीक है, और वो भी कब, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। लाइक कोई एकदम पूछे भी यहाँ पे बताओ क्या रेट है, तो कहता है इस एवरेज से फिर हम वो चीज़ नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो हमें पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए एक बार कैसे। आगे कहता है सो इफ वी वांट एक्सप्रेस द रेट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी नीड द इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए अभी हमने कहा था कि हम एवरेज रेट से एट पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अगर रेट निकालना चाहे तो वो प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कहता अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप टाइम निकालना चाहते हो रेट का, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, obtained only when consider average rate at smallest time interval say dt when del t appear 0। तो कहता इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा जो एवरेज रेट होगा एक स्मॉलेस्ट टाइम के इंटरवल के लिए, यानी कि जो एवरेज रेट हमारा था रिएक्शन का उसको हम कंसिडर मान के चलते हैं एक स्मॉलेस्ट टाइम के लिए, जिसे इसने डिनोट किया है dt से। ठीक है, पहले भी हमने बताया था कि जो डेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और dt जब हम यूज करते हैं तो वो स्मॉल के लिए यूज करते हैं। व्हेन डेल टी अप्रोच 0, तो कहता है उस दौरान क्या हो जाएगा, जो डेल टी है वो ऑलमोस्ट 0 रहेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, dt। अब देखिए कैसे, कहता है आर एवरेज हमारा किसके इक्वल आता था, माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में डेल टी। और इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जितना टाइम में चेंज हुआ है और जितना कंसंट्रेशन में डिक्रीज आया है। या फिर इसे ही हम और किस तरीके से कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर ब्रैकेट पी ओवर में डेल टी। यहाँ से क्या समझ में आया कि जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो यहाँ से या यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ एवरेज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बट इससे तो हम क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते, इंस्टेंटेनियस रेट। तो कहता अब क्या करो, एवरेज रेट जो हमारा था उसको इंस्टेंटेनियस हम मानेंगे स्मॉलेस्ट टाइम के लिए और डेल की जगह पे dt का यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो एज डेल टी इज इक्वल टू कहता 0 है, जो कि हमने बताया भी था कि डेल टी अप्रोच करेगा किसके लिए, 0 के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया 0। या फिर और कहता कैसे लिख सकते हैं कि आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर ब्रैकेट पी ओवर में डी टी। या तो कहता आप लोग क्या करो, आर इंस्टेंटेनियस को ऐसे लिख दो, जहां पे हमने डेल यूज किया था वहां पे हम डी यूज करेंगे, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या हो गया ये आर इंस्टेंटेनियस कि माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में डी टी, कि स्मॉल टाइम चेंज के अंदर जितना स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आया है, या स्मॉल टाइम चेंज के अंदर जितना स्मॉल चेंज हुआ है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, कहता वहां से आप लोग आर इंस्टेंटेनियस को फाइंड आउट कर सकते हो। वो भी तब जब आप डेल टी को अप्रोच करोगे 0 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखिए बच्चे, हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या देखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पहले हम डायग्राम देखते हैं कि किस किस के बीच में है। इधर हमने क्या लिया है, टाइम सेकंड के अंदर, और इधर हमने लिया है C4H9Cl किसके अंदर, इसकी कंसंट्रेशन है मोलर के अंदर। ठीक है, तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ब्यूटाइल क्लोराइड की, और इधर टाइम। तो देखिए क्या लिख रखा है इसने कि 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1 और 1.2। तो कहता है यहां से लेके जो हमारा ग्राफ है वो कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, 200 से 400 से 600 से 800, 1000, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो जो हमारी वैल्यू है कंसंट्रेशन की, उसके अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है हमें इसी डायग्राम से, कहता आप लोग क्या करो, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लो। तो कैसे निकाल लेंगे हम लोग, पहले जो हमारी ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, इसको मिला देंगे पॉइंट्स पे। अब ये हमारा 2 पॉइंट्स पे मिलेगा कि एक पॉइंट जो है वो है 400 और इधर वाला जो पॉइंट है वो है 800। ठीक है, लेकिन 400 और 800 के बीच में जो पॉइंट है वो कौन सा है, 600 है। तो इसको अब जब हम ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कहता है ये जो पॉइंट होगा आपका इन दोनों के बीच का, इंस्टेंटेनियस रेट एट T इज इक्वल टू 600। तो कहता है जब इस पॉइंट पे देखेंगे तो आपका कितना रेट बनेगा, वो बनेगा इस टाइम के अकॉर्डिंग। और ये किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, ब्यूटाइल क्लोराइड का। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी, हमने काफ़ी सारी वैल्यू इसकी ड्रॉ की थी। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसी चीज़ को। आगे कहता है कंसिडर अ रिएक्शन, लाइक हमने क्या ले लिया, मरकरी जो कि लिक्विड है, साथ में Cl2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। तो कहता जब हमने रिएक्शन कंसिडर की मरकरी की और क्लोरीन की, तो कहता आपस में मिलके क्या बना देगा, HgCl2। और कैसा फेज होगा इनका, सॉलिड फेज। ठीक है, उसके बाद स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ R एंड P आर सेम। कहता इनका जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे, यानी कि इनके आगे जो वैल्यू लगी हुई होती है। अब Hg के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1, Cl2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब भी 1, इस पूरे के आगे भी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब भी 1। ठीक है, ये होता है स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे कोई नंबर दिया हो। ठीक है, 0, 1, 2, 3 जो भी। ठीक है, तो कहता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम, क्योंकि किसी के आगे भी कुछ नहीं है। उसके बाद द रेट ऑफ अ रिएक्शन, अब रेट कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन का, तो कैसे करना होगा, माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट Hg ओवर में डेल T। यानी कि क्या लिख दिया ये हमने कि टाइम के साथ मरकरी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, डिक्रीज, जिसकी वजह से माइनस। फिर कहता है ये किसके इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 ओवर में डेल T, क्योंकि ये भी क्या है हमारा, ये भी रिएक्टेंट है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन में क्या होगा, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। तो ये भी हम ऐसे शो कर देंगे। उसके बाद कहता है ये किसके इक्वल होंगे, दोनों, ये इक्वल रिएक्टेंट है, ये इक्वल होंगे प्रोडक्ट के यहाँ पे। तो कहता है इज इक्वल टू, अब कैसे लिखेंगे इसको, डेल HgCl2 ओवर में डेल T। यहाँ पे डेल T लिखना आई थिंक रह गया, डेल T। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ उसके अंदर जो जो चेंज आएंगे, ये है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन, जो हमने कंसिडर की है, मरकरी की और क्लोरीन की। ठीक है, अब इसके अंदर कहता है जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अब डिसअपीयरेंस किस चीज की होगी, स्टूडेंट्स पहले ही बताया था जिस दिन लेक्चर स्टार्ट किए केमिकल काइनेटिक्स के, कि डिसअपीयरेंस हमारा होगा रिएक्टेंट और अपीयरेंस किस चीज की होगी, प्रोडक्ट की। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि R रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, यानी कि जितना हमारा रिएक्टेंट डिसअपीयर होता जाएगा उतना ही हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी।
जिस वजह से हमने इन दोनों को क्या लिख दिया, इज इक्वल टू में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कंसिडर अनदर एग्जाम्पल बट हेयर 2 moles of HI decompose to produce 1 mole of H2 and I2। देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिएक्शन का ऑर्डर या उसका रेट ऑफ रिएक्शन या डिसअपियरेंस रेट। ठीक है, तो पहले हमने ये रिएक्शन कंसीडर की, इसके अंदर हमारी जो स्टिकोमेट्रिक वैल्यू थी वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम रही थी, इस वजह से हमने कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अब हम अनदर रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें में भी कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए, तो अनदर एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे कैसा लेंगे, कहता 2 मोल हमें लेने हैं HI के। HI मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड के। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल डीकम्पोज होंगे तो वो क्या बना देंगे, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2 का बनाएंगे और 1 मोल I2 का बनाएंगे। आइए देखिए, तो ये लिए हमने 2 मोल ऑफ HI, इसका फेज कैसा है, गैसियस G। ठीक है, 2 मोल ले लिए इसके, कहता ये जब डीकम्पोज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 1 मोल H2 में और 1 मोल I2 में, और इन दोनों की ही जो फेज होगा जो कैसा होगा, गैसियस फेज होगा। तो यानी कि क्या समझ में आया कि जब 2 मोल लिए हैं HI के, वो कन्वर्ट हो गया 1 मोल H2 में और 1 मोल I2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहता इन दिस रिएक्शन द स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ R एंड P आर नॉट इक्वल टू 1। देखिए वही बात होगी जो हमने लास्ट टाइम बोला था कि जब हमने Hg और Cl2 की रिएक्शन कंसिडर करी तो उन दोनों के ही जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे वो इक्वल थे 1 की। ठीक है, यानी कि पूरी रिएक्शन में स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम था। बट अभी हमने किसका एग्जांपल लिया, HI का, तो उसके अंदर हमने 2 मोल लिए थे HI के और वो डीकम्पोज होके 1 मोल H2 एंड 1 मोल I2 दे रहे थे। तो वही ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कहता रिएक्टेंट का, क्योंकि उसके कितने थे 2 मोल, और कहता प्रोडक्ट का वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर 1 मोल है हमारे पास हर एक एटम का, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो आयोडीन हो। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास टोटल 2 मोल थे। कहता वो इक्वल नहीं है 1 के, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R या फिर और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इज डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब कभी भी कहता ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपस में न मिले, तो कहता क्या करना होगा, फिर उनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट को या रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। आइए देखिए कैसे। सो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज डिवाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड I2 टू मेक इक्वल। कहता क्या करना होगा, जो डिकम्पोजिशन का रेट था हमारा HI का, इसको डबल करना होगा, डिवाइस करना होगा। किसके लिए, कहता इन दोनों के इक्वल बनाने के लिए। देखिए कैसे, द टर्म डेल HI इज डिवाइडेड बाय 2, तो कहता इसको क्या करो, डिवाइड बाय 2 करो अगर आपको स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट पूरी रिएक्शन के इक्वल करने हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या लिया था रिएक्शन में, देखिए सबसे पहले लिया था हमने 2HI, और अभी हमने बोला कि इस रिएक्शन का, इस रिएक्टेंट का जो भी स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 2HI था उसको अब हम कैसे लिख देंगे कि 1/2 डेल स्क्वायर ब्रैकेट HI ओवर में डेल T। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप लोगों को पता है क्या हो जाती है, डिक्रीज। इज इक्वल टू, कहता है ये किसके इक्वल होगा, जितने हमारे प्रोडक्ट बने थे और प्रोडक्ट के जो भी स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उनको भी फिर हमें ऐसे ही करना होगा। तो प्रोडक्ट में बना था 1 मोल H2,
तो यानी कि डेल स्क्वायर ब्रैकेट H2 ओवर में डेल T, तो इसके आगे तो कुछ था ही नहीं, तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही डेल I2 ओवर में डेल T, तो इसके आगे भी कुछ नहीं था, तो इसके भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहता जब कभी भी ऐसा हो जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपस में ना मिले, तो जो रिएक्टेंट का या जो भी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट दिया हुआ है आप उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, चले आगे। आप लोगों का भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो गया होगा होपफुली। तो चलिए आगे। आगे कहता है नोट डाल के कि फॉर द गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो हमने कैसी रिएक्शन कंसिडर करी थी, कोई लिक्विड थी कोई गैस थी, बट अगर प्योर ही गैसियस रिएक्शन हो तो कहता एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसीज। कहता उस दौरान जो उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पार्शियल प्रेशर की। किस चीज का पार्शियल प्रेशर, जो भी वहां पे स्पीसीज या जो भी वहां पे रिएक्टेंट लिया हुआ होगा। सो हेंस द रेट कैन आल्सो एज, तो इसकी वजह से कहता रेट को कैसे और भी बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंजिंग इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। तो कहता रेट कैसे बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर के अंदर जितना चेंज आएगा चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, उसी को ही हम क्या मान के चलेंगे, हमारा रेट। किसके लिए, एक गैसियस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।